नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। केएस पवार की पत्नी की फाइनेंस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर शुरू हुई राजनीति। कांग्रेस ने सीएम धामी और त्रिवेंद्र के बताया आपसी झगड़े, तो त्रिवेंद्र ने भी आरोपों पर नहीं लगाया पूर्ण विराम। माणा से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने पर सियासत, कांग्रेस की राजनीतिक मुनाफा लेने की कोशिश, भाजपा का पलटवार। प्रधानमंत्री के माणा दौरे के बाद ही कांग्रेस को क्यों आई याद। भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान, जल्दबाजी में की गई गिरफ्तारियों से बेल पर आसानी से छूट रहे आरोपी, सीबीआई जांच की फिर दोहराई मांग। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के कुछ ही घंटों बाद दिखा असर, 6 साल बाद रुका नहर कवरिंग का काम शुरू, अधिकारियों में भी आई फुर्ती। और गुजरात के मोरबी पुल हादसे के बाद भी अफसर सबक लेने को नहीं तैयार। रुड़की में गंग नहर पर बने जर्जर पुल पर लोगों की आवाजाही पड़ सकती है भारी, दहशत का माहौल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करेंगे राज्य की कुछ बड़ी खबरों की। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। प्रतिमा भौमिक कई बैठकों में भी शामिल हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रतिमा भौमिक ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही कई योजनाओं को प्रदेश में लागू किया जा सकता है। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों के साथ केंद्रीय योजना के बारे में जानकारी दी। नहीं, उनका जानकारी है, कुछ नया स्कीम होता है ना, उसका जानकारी हमको देना पड़ता है। नया स्कीम होता है तो हमारा ड्यूटी बनता है उसको जानकारी, जैसे पीएम दक्ष हम लोगों ने नया किया है तो उसको जानकारी हम लोगों ने दिया है। जो बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना है, पीएम दक्ष घर बैठे कोई बच्चा ऑनलाइन में जाके उसका हॉर्टिकल्चर में रुचि है, नहीं तो उसका मोबाइल रिपेयरिंग में रुचि है, नहीं तो टेलरिंग के लिए रुचि है, उसके ऊपर वो जाके वो ट्रेड को चुन के उसका हम स्किल कराते हैं। स्किलिंग के टाइम में भी हम उसको स्टाइपेंड देते हैं, उसके बाद प्लेसमेंट का भी है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से रिस्पना नदी के पुनरुद्धार को लेकर प्रयास तेज कर दिए हैं। भूमि विकास संस्थान सामाजिक संस्था के तहत सामाजिक जागरूकता के आधार पर अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सामाजिक जनभागिता के बिना रिस्पना नदी को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, इसलिए सामाजिक जागरूकता के माध्यम से वो इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। 52 घंटे देने वाले लोग, 25 घंटे देने वाले लोग, 25 घंटे देने वाले लोग, ऐसे लोगों से हम संकल्प पत्र भरवाएंगे कि भाई मैं तब उनकी टोली बना करके कि भाई आपने इस पर सफाई अभियान में भाग देना है, आपने इस पर वृक्षारोपण करना है, इरोजन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए कौन से पेड़ लगाने हैं। तो ये सारी जो हमारी एक्सपर्ट की टीम है वो उसका अध्ययन करेगी, उसका पूरा भ्रमण करेगी। हाँ, एक बात बताते मैं भूल गया कि हम इसके लिए एक ऋषिपर्णा परिक्रमा एक कार्यक्रम चलाएंगे। उसके माध्यम से हम हर मोहल्ले में हम लोगों के साथ बैठ करके और पूरा 23 दूना 46 किलोमीटर की परिक्रमा होगी लगभग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उत्तराखंड दौरे के दौरान जिस माणा गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए एक नई पहचान माणा गांव को दी है, और उसी गांव से कांग्रेस प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही। इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और बीजेपी ने कई सवाल इस यात्रा को लेकर उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत माणा गांव से करने जा रही है। माणा गांव से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत उत्तराखंड में करने के पीछे की वजह ये भी बताई जा रही है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस माणा गांव को एक नई पहचान दी थी, उसी गांव से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत प्रदेश में करने जा रही है, ताकि पार्टी को सियासी मुनाफा हो सके। कांग्रेस का ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए सरकार की नाकामियों को पार्टी जनता के बीच लेकर जाएगी। हर जिले में ये यात्रा निकलेगी, जिले के प्रभारी बनाए जा रहे हैं और शुरुआत हम उसको माणा से कर रहे हैं, जो भारत का अंतिम गांव है। चाइना बॉर्डर से हम लोग इसको निकालने जा रहे हैं और बद्रीनाथ जी के दर्शन करते हुए यात्रा आएगी। और जोशीमठ में नरसिंह जी के मंदिर को भी ये यात्रा जाएगी, वहां भी प्रणाम करते हुए हम निकलेंगे और कर्णप्रयाग इत्यादि इलाकों में ये जाएगी।
हमारे यहाँ हमने इस यात्रा को, जो मेरी साथ जो यात्रा चलेगी, हमने 4 या 5 फेज में हम इसको निकालेंगे। 3-3, 4-4 दिन की यात्राएं होंगी, जिसमें 2 यात्राएं गढ़वाल मंडल में, 2 कुमाऊं में और 1 यात्रा हमारी ऋषिकेश, हरिद्वार इत्यादि क्षेत्र में होगी, जिसका समापन गंगा जी में होगा। बेशक कांग्रेस उत्तराखंड के दूरस्थ गांव माणा से प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही हो, लेकिन भाजपा कांग्रेस की इस यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। माणा गांव अब विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो गया मोदी जी के आने के बाद, और अच्छा लगा मुझे कांग्रेस के लोगों को माणा ध्यान आया। और जहां तक उनका भारत जोड़ो यात्रा का विषय है, तो राहुल गांधी जी की यात्रा भी चल रही है। अब उत्तराखंड से प्रारंभ करें तो हम स्वागत है, लेकिन जिन लोगों ने भारत को तोड़ा हो, उनको भारत जोड़ने का जो नारा लेकर जो चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जनता उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करने की स्थिति में है, क्योंकि पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस द्वारा जो समाज को तोड़ने के काम हुए, वो लोगों के मन मस्तिष्क में आज भी है। कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड का माणा गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में एक नई पहचान के तौर पर उभरा है। उसी माणा गांव से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सीधे तौर पर कह सकते हैं कि उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र से लगा हुआ माणा गांव अब उत्तराखंड की सियासत का केंद्र बिंदु बन गया है। अब इस सियासी पिच पर बैटिंग का फायदा किसे मिलेगा, ये तो वक्त तय करेगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सरकार को महिला आरक्षण और यूके भर्ती पेपर लीक मामले में घेरा है। कापड़ी ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान हमारी एक सूत्रीय मांग थी कि भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, मगर सरकार ने उस समय तर्क दिया कि मामले में 45 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 45 में से 20 आरोपी जमानत पर बाहर हैं। कापड़ी का आरोप है कि सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए बिना सबूतों के गिरफ्तारियां की। आज आरोपी बाहर हैं और युवा इंसाफ की आस में है। भुवन कापड़ी ने पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच कराए जाने की फिर मांग उठाई है। यूके के कैंपस में ही सचिवालय सुरक्षा कर्मी का पेपर छपता है और वो लीक हो जाता है, और लीक होने के बाद सरकार सिर्फ एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी को मुकदमा लिखकर जेल भेजकर उस प्रकरण को दबा देती है, जबकि वो जिम्मेदारी यूके के अध्यक्ष, सचिव और जो प्रमुख पदों पर लोग बैठे हैं उनकी होती थी। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, सरकार ने वो नहीं करी। जो पहली बार में रुड़की में नकल के लिए पकड़े गए, वो सारे लोग अपने मुकदमे हाईकोर्ट से खत्म करके आ गए। सरकार ने उन नकल माफियाओं के खिलाफ अपने वकील खड़े करने का काम भी नहीं किया। आज जब पूरा प्रदेश, पूरा युवा ये मांग रहा था कि सीबीआई जांच हो, तो सरकार अपनी हठधर्मिता और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने की मंशा से सीबीआई नहीं करा रही है, हाईकोर्ट में वकीलों को खड़ा कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे के.एस. पवार इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए। वजह के.एस. पवार की पत्नी के नाम पर खोली गई कंपनी पर 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार पर लगे आरोपों की जांच को सत्ता पक्ष के नेताओं की लड़ाई करार दे रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के औद्योगिक सलाहकार रहे के.एस. पवार की मुश्किलें इन दिनों जहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को इसमें सत्ता पक्ष के बीच दिग्गज नेताओं की लड़ाई अहम वजह नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार के.एस. पवार की पत्नी की कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चल रही जांच एक पहलू हो सकता है, लेकिन असल में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बीच जो लड़ाई चल रही है, दरअसल वो ही मेन रीजन है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी और त्रिवेंद्र रावत जी की पटरी आपस में नहीं बैठ पा रही है, ऐसे में एक बार फिर ये मामला खोल दिया गया है और इस मामले की जांच पड़ताल के लिए कहा गया है, जो कि उसी वक्त हो जानी चाहिए थी। तो प्रचंड बहुमत के ये फायदे होते हैं, जब चाहें तब भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे दें, जैसे हाकम सिंह, जैसे के.एस. पवार, और जब चाहें तब उन लोगों का खुलासा कर दें। तो भारतीय जनता पार्टी हर एक की नब्ज या टेटवा दबा कर रखती है। के.एस. पवार के बहाने कांग्रेस इसे बेशक
बीजेपी के भीतर लड़ाई करार दे रही हो। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कांग्रेस के इन आरोपों पर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। चलो हम आपस में बातचीत कर लेंगे, आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ संवाद है, हम आपस में बातचीत कर लेंगे, निपटा लेंगे। अगर हमारे बीच में कुछ है भी तो, लेकिन उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जहां इस बात को मानकर ये कह रहे हैं कि अगर कोई झगड़ा हुआ भी है तो उसको पार्टी फोरम के बीच सुलझा लिया जाएगा, तो दूसरी तरफ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान से ये साफ हो जाता है कि वो कुछ हद तक केएस पवार को क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं है और 2 बार जांच हो चुकी है, तीसरी जांच का हर्ष क्या होगा आपके सामने होगा। कोई लड़ाई नहीं है और 2 बार जांच हो चुकी है, तीसरी जांच का हर्ष क्या होगा आपके सामने होगा। केएस पवार के बहाने भले ही कांग्रेस को भाजपा के भीतर लड़ाई का मौका हाथ लग गया हो, लेकिन कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी खारिज नहीं कर रहे, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में बीजेपी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। यहाँ हम रुकते छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हल्द्वानी दौरे का असर धरातल पर नजर आने लगा है। दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी जब हल्द्वानी दौरे पर गए थे तब उन्होंने शहर भर के हालातों का जायजा लिया था। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम के पास हो रहे नहर कवरिंग के कामों का भी जायजा लिया और काम में तेजी लाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। साल 2016 से शुरू हुए इस काम को साल 2023 में पूरा होना है। सीएम के आदेश पर 6 साल बाद 1 नवंबर से कार्य फिर शुरू किया गया है। नहरों में पूरे शहर का पानी चलता है, इसकी वजह से भी कुछ दिक्कतें आई। इसके बाद इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए 1 नवंबर को डेट दी गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी इससे पूर्व आए और उनके दिशा निर्देशों में उनको अवगत भी करा दिया गया था इसका कार्य हम प्रारंभ कर देंगे। तो 1 नवंबर को हमारे द्वारा कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। उसमें जो डिसमेंटलिंग है वो सब कार्य अभी वर्तमान में चल रहे हैं। इसकी लागत 6 करोड़ 37 लाख रुपए है और इसकी डेडलाइन है 23 मई 2023। खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने लक्सर विधानसभा के बसेड़ी खादर गांव में जनसंपर्क कार्यक्रम के साथ ही राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली रैली के बारे में जानकारी दी। कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ राज्य स्थापना दिवस पर जनसभा के साथ ही जनसमर्थन रैली को निकालेंगे। तो नारसन बॉर्डर से इस रैली की शुरुआत की जाएगी जो कि लंडौरा में जनसभा के साथ खत्म होगी। उमेश ने कहा कि रैली को सफल बनाने के लिए लोगों के समर्थन की उन्हें जरूरत है। देखिए, भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ हरिद्वार जनपद में जो इस समय माहौल बना हुआ है तानाशाही का, जो चारों तरफ हाहाकार है, लोग त्रस्त हैं, लोगों की सुनवाई जो है नहीं हो पा रही है, उन सब की बात को रखने के लिए एक जन समर्थन रैली है। नारसन से 10:30 बजे शुरू होगी, नारसन बॉर्डर से, और ढंडेरा फाटक से होते हुए एक जनसभा के साथ लंडोरा में समाप्त होगी। तो मैंने हरिद्वार जनपद के सभी सहयोगियों से, साथियों से समर्थन मांगा है कि यदि आपको लगता है उमेश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं, उमेश कुमार सही राह पर हैं और आपको उमेश कुमार का समर्थन करना चाहिए, एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करना चाहिए जो जनता की आवाज़ बनना चाहता है, जो किसी से नहीं डरता है। प्रदेश के मुख्य शहरों से 10 साल पुराने कमर्शियल वाहन, ऑटो और विक्रमों पर प्रतिबंध लगेगा। ये फैसला आरटीए की बैठक में हुआ है। इस बाबत परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एनजीटी की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है उसी के तहत फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से इन वाहनों को हटाया जाएगा, जिसकी तारीख 31 मार्च 2023 निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इन वाहनों को सीएनजी में कन्वर्ट किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने दावा किया कि 31 मार्च 2023 से पहले प्रदेश के मुख्य शहरों में सीएनजी पंप और इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन को पूरी तरह से लैस कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एनजीटी ने विभाग को और सरकार को एडवाइजरी जारी की है कि आप प्रदेश में जो 2 व्हीलर हैं और ई रिक्शा हैं जो डीजल और पेट्रोल से चलती हैं,
उनको जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर हो गई है उनको या तो सड़कों से हटाएं या उनको सीएनजी में कन्वर्ट करें। इस परिप्रेक्ष्य में कल आरटीए की बैठक हुई है और ये तय हुआ है कि प्रदेश में 10 साल से की उम्र पार कर चुके वाहनों को हम सड़क से हटाने का हम निर्देश जारी कर रहे हैं। मगर इससे पहले हमको प्रदेश में सीएनजी के स्टेशन बढ़ाने पड़ेंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे। इसके लिए हमारा विभाग काम कर रहा है। रुड़की सिंचाई विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कोई भी राजनेता रुड़की में गंगनहर के ऊपर बने लोहे के पुल की सुध नहीं ले रहे। इस पुल पर पूरी तरह से जंग लग चुका है और इसकी हालत काफी खस्ता हो चुकी है। हालांकि इस पुल से पैदल और साइकिल लेकर ही लोग गुजरते हैं, पर इसकी हालत काफी जर्जर हो चुकी है। अभी हाल ही में गुजरात के मोरबी में पुल टूटने के बाद से लोग काफी दहशत के माहौल में हैं। निर्माण 30 साल पहले कराया गया था, सिंचाई विभाग के द्वारा किया गया था। पहले यहाँ पे जो अधिकारी कर्मचारी रहते थे वो बोट से क्रॉस करते थे। बोट से क्रॉस करने में काफ़ी दिक्कतें आती थी, इसलिए ये पुल कराया गया। चाव मंडी और सैनिक कॉलोनी को जोड़ने के लिए भी सिंचाई विभाग ने कराया था ये पुल। अब जब से ये पुल बना है, जब से इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही। यूपी के टाइम में तो इसकी मेंटेनेंस हुई है, जब से यूपी और उत्तराखंड का बंटवारा हुआ, जब से इसका कोई मेंटेनेंस नहीं। बार बार मैं भी 2 साल से लेटरबाजी कर रहा हूँ, यूपी को लिखे, यूपी ने उत्तराखंड पे टाल दिया, उत्तराखंड को लिखे हैं, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। गुजरात में गिरे तारों के पुल से शायद अभी प्रशासन या सरकार सबक नहीं ले रही। आपको मैं दिखा दूं कि रुड़की में ये सिंचाई विभाग का एक पुल है जो कि लगभग 70 साल पुराना ये पुल है और आज जर्जर हालत में ये पूरी तरह से आ चुका है। इसमें पूरी तरह से जंग लग चुका है, तारों पर ये पुल टिका हुआ है। हालांकि ज़्यादा लोग यहाँ से नहीं गुजरते, पर फिर भी प्रतिदिन यहाँ से 500 से 1000 लोग इस पुल को ज़रूर पार करते होंगे। बात की जाए तो इस पुल को लेकर इस पुल पर जंग लग चुका है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इसके पिलर, तमाम पिलर जो है जंग से सराबोर हो चुके हैं। पर अगर सिंचाई विभाग की बात करें, तमाम कार्यालय सिंचाई विभाग अधिकारियों के यहीं पर हैं और कई बीजेपी नेता की कोठियाँ भी यहीं पर हैं। वहीं जो कांग्रेस के विधायक हैं उनकी कोठियाँ भी दूसरी साइड हैं और इस पुल को वो भी देखते होंगे। पर गंग नहर के ऊपर से गुजरने वाले पुल की हालत आज इतनी बदतर है कि इसे दूसरा बनाए जाने की कहीं ना कहीं गुंजाइश नज़र आ रही है। पर अगर बात करें दूसरा पुल तो क्या बनेगा, इस पुल की अगर बात करें तो इसकी मरम्मत भी अधिकारियों ने करने की सुध नहीं ली। 70 साल से आज तक इस पुल की कोई मरम्मत नहीं हुई और इसमें बड़े बड़े सुराख, नीचे अगर जाके देखा जाए तो बड़े बड़े सुराख इसमें नीचे से हो चुके हैं, पर कोई इस पुल का सुध लेने वाला नहीं। अब क्या यही उम्मीद शायद अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी या फिर नेता यही उम्मीद लगा रहे हैं कि कब गुजरात वाला हादसा यहाँ पर हो और तब इस पुल की सुध ली जाए। अरशद हुसैन, रफ्तार मीडिया, रुड़की। रुड़की के खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दिन दहाड़े हाईवे पर कई बीघा जमीन पर अवैध मिट्टी का भराव कर दिया गया। हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे 334 पर खनन माफिया का डंका ऐसा बजा, ना तो तहसील प्रशासन और ना सुनाई दिया और ना ही तहसील प्रशासन को दिखाई दिया और ना ही दिन रात मोर्चे पर ड्यूटी देने वाली स्थानीय पुलिस को इस बारे में पता चला। मामला तूल पकड़ता देखने के बाद जिले के खनन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मिट्टी के भराव की पैमाइश कर कार्रवाई की बात कही। शुरुआती जांच में पाया गया कि ये भराव अवैध रूप से किया गया है, जिसकी पैमाइश कर जमीन स्वामी के खिलाफ अब जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। हमें संज्ञान आने पर हमने टीम भेजी। आज टीम के द्वारा पूरा पैमाइश कर दिया गया है। जिसके खेत में भराव किया गया, जिसके द्वारा भी भराव किया गया है, उसकी पूरी पैमाइश निकालकर जितने भी लाख का पेनाल्टी होगा उसके द्वारा पेनाल्टी नामित की जाएगी। खनन 12-13 ट्रैक्टर चले जेबीसी द्वारा खनन हो रहा है जी। यहाँ पर भी शिकायत करी, यहाँ पर कोई नहीं आया। फिर मुख्यमंत्री के यहाँ करी 1905 पे हमने शिकायत करी। आज वो जांच के लिए भी आए, मट्टी नाप तोल कर ले गए जी। रास्ता सारा बेकार कर रखा, पूरा सेक्टर बेल्ट गाँव का जी। प्रदेश में बिगड़ी सड़कों की सूरत पर हम आपको कई रिपोर्ट दिखा चुके हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी सवालों के कटघरे में खड़ा होता रहा है, मगर सोया सिस्टम कब जागेगा ये नामुमकिन सा लगता है।
आए दिन के नए आगाज के साथ नई तस्वीर हमारे सामने आती है जो प्रशासन को मुंह चिढ़ाती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रशासन कह रहा हो हम नहीं सुधरेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की सड़कों का हाल किसी से छिपा नहीं है। हाईवे हो या फिर नगर मोहल्लों की रोड सब एक सी है। कहीं सड़क के नाम पर सिर्फ पत्थर बिछे हैं तो कहीं मिट्टी, कहीं सड़क नाले में तब्दील हो चुकी है। तस्वीर शिक्षा नगरी के इस्लाम नगर की है। यहाँ लोगों के लिए सड़क तो है मगर काले गंदे पानी में तब्दील है, जिससे गुजरना लोगों के लिए मजबूरी बन गया है क्योंकि आबादी का ये एकमात्र रास्ता है। और इसका हाल भी देखें तो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। बच्चे हो या फिर बुजुर्ग सड़क पर ईंटों को बिछाकर रास्ते को पार कर रहे हैं। वहीं वाहन चालक संभल कर गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं। सड़कों की बिगड़ी सूरत पर लोग नाराज हैं। लोगों का आरोप है कि वक्त पर किसी मरीज को सड़क से अस्पताल तक नहीं ले जाया जा सकता। बच्चों को स्कूल जाने में काफी दुश्वारियां होती है। क्षेत्र में गंदगी की वजह से बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ रहा है। यहाँ पे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। स्कूल के टाइम हमें बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को ले जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि कोई मरीज अब यहाँ पे अपना ई रिक्शा लेके कोई जाने के लिए तैयार भी नहीं है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या इतनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। चलिए प्रशासन को शर्मसार करने वाले इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। अपने परिचित का जनाजा इसी गंदे पानी के बीच ले जा रहे हैं। ये पानी साफ होता तो मान लिया जाता कि व्यवस्था ठीक हो जाएगी, लेकिन सड़क गंदे पानी में लबालब है। और लोगों की मजबूरी है जो ऐसे पानी में चलकर जनाजा ले जा रहे हैं। देखिए, बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि मैयत जिसका इंसानों से कोई वास्ता नहीं होता, वो तो मर चुका है, मरियत हो चुकी है उसकी, उसे पानी में से ले जाना बड़े दुर्भाग्य की बात है। खास तौर पर उत्तराखंड जैसे पवित्र अपने शहर में, रुड़की शहर जहाँ शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर इस तरह की घटना अपने आप में बहुत ही शर्मनाक। देखिए, अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो समस्त मोहल्लेवासी विधायक का घेराव करेंगे, नगर निगम का घेराव करेंगे। शायद ये तस्वीर प्रशासन को जगाने के लिए काफी हो, क्योंकि मजहब कोई भी हो, अंतिम यात्रा का सफर वो आखिरी सफर होता है जिसमें परिचितों पर अपने के खोने का बोझ होता है। बावजूद इसके इस दुख की घड़ी में ये लोग जनाजा कंधे पे रख गंदी पड़ी सड़क पर चल रहे हैं। तो इन गंदी सड़कों से लोगों की दुश्वारियां भी जस की तस है। रुड़की से अरशद हुसैन की रिपोर्ट। भीमताल विधानसभा में भी ग्रामीण खस्ताहाल पड़ी सड़कों से परेशान हैं। कई शिकायतों के बाद थक हार कर ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि भीमताल विधानसभा में कई मुख्य और आंतरिक सड़कें ध्वस्त है। खस्ताहाल पड़ी सड़कें हादसों को दावत दे रही है, मगर प्रशासन सड़कों को दुरुस्त करना जरूरी नहीं समझता। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। गंभीर समस्या का विषय है और इनमें आंतरिक सड़कें तो जो हैं ही हैं, लेकिन जो है हमारे मुख्य मार्ग जो है काठगोदाम से हेड़ा खान, खनस्यों, पतलोट, छिड़ाकान, मिडार, अधोड़ा मिडार, ये जो मुख्य मार्ग है ये हमारे 3-4 जिलों को जोड़ता है, कम से कम 3-4 जिलों को जोड़ता है। इसमें कई समस्याएं, जैसे हमारे प्रसवकालीन औरतें होती हैं जिनके डिलीवरी वाले मामले होते हैं या गंभीर समस्या के मरीज़ होते हैं, जिनको हॉस्पिटल कम से कम समय में पहुंचना चाहिए, वो जो है चौगुने समय में भी यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार। केएस पवार की पत्नी की फाइनेंस कंपनी पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर शुरू हुई राजनीति। कांग्रेस ने सीएम धामी और त्रिवेंद्र के बताया आपसी झगड़े, तो त्रिवेंद्र ने भी आरोपों पर नहीं लगाया पूर्ण विराम।
माणा से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने पर सियासत, कांग्रेस की राजनीतिक मुनाफा लेने की कोशिश, भाजपा का पलटवार, प्रधानमंत्री के माणा दौरे के बाद ही कांग्रेस को क्यों आई याद। भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी का बयान, जल्दबाजी में की गई गिरफ्तारियों से बेल पर आसानी से छूट रहे आरोपी, सीबीआई जांच की फिर दोहराई मांग। हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे के कुछ ही घंटों बाद दिखा असर, 6 साल बाद रुका नहर कवरिंग का काम शुरू, अधिकारियों में भी आई फुर्ती। और गुजरात के मोरबी पुल हादसे के बाद भी अफसर सबक लेने को नहीं तैयार, रुड़की में गंग नहर पर बने जर्जर पुल पर लोगों की आवाजाही पड़ सकती है भारी, दहशत का माहौल।